मरना पसंद नहीं, गरीबी में घुट घुट के यूं मरना पसंद नहीं, गरीबी के खिलाफ ठोकर खा लड़ना पसंद है। गरीबी से तंग के मजदूर बेचारा ले हाथ में हथियार मालिक को ललकारा, ले हाथ में हथियार मालिक को ललकारा। साथियों, मैं स्थानीय वक्ता को बुलाने से पहले मैं डायस की ओर चलूंगा, क्योंकि इधर से भी चूंकि ज्यादा सुनना हम लोगों को है, जो हमारे दूर से आए हुए वक्तागण है, तो मैं युवा साथी हमारे बीच में हैं और इनकलाबी छात्र मोर्चा जो बनारस, इलाहाबाद, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर के इलाके में विशेषकर नौजवानों के साथ, विद्यार्थियों के साथ संघर्षरत है, उससे पहले मैं आपको बुलाऊं, तुम्हारे बीच में बहुत सारे हमारे गांव के सम्मानित निवासी हैं। प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी, मैं आपसे चाहूंगा कि हमें और बाबा साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करें। और उधर बैठे हुए हमारे चाचा, आप भी आवे। मैं नाम तो नहीं जानता हूँ बहुत सारे लोगों का, मैं सबसे निवेदन करूंगा जो अभी तक पुष्प अर्पित नहीं किए हैं, हमें बाबा साहब को युवाओं से भी निवेदन करूंगा कि बाबा साहब के चित्र पर फूल अर्पित करके, माला अर्पित करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करें। साथियों, मैं अपने अजीज मित्र, बहुत लंबे समय से हम लोग दूसरे को जानते हैं, कभी कभी इलाहाबाद आते जाते भी मुलाकात होती थी आंदोलनों में। तो रितेश विद्यार्थी जी इनकलाबी छात्र मोर्चा से हमारे बीच में आए हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि बाबा साहब के संघर्षों पर अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद कॉमरेड लाल प्रकाश राय। सबसे पहले मैं काशीदासपुर की अपनी प्यारी जनता को, माताओं, बहनों और बड़े बुजुर्गों को, साथियों को क्रांतिकारी सलाम पेश करना चाहूंगा। आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 65वां महापरिनिर्वाण दिवस है, उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं मैं। और अपनी बात शुरू कर मैं स्वतंत्रता आंदोलन के कुछ घटनाओं से अपनी बात में शुरू करना चाहूंगा, जो कि बाबा साहेब अम्बेडकर पे बात करना एक जख्म को रेदने जैसा है, जो भारत के अतीत से जुड़ा हुआ है और आज हमारे वर्तमान और आने वाले भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। बाल गंगाधर तिलक ने जब कहा कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो बाबा साहेब ने कहा कि आज जब आप 200 सालों से अंग्रेजों के गुलाम हुए हैं, तब आपको ये बात याद आई है, समझ में आई है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन हम जो 2000-2500 सालों से इस देश के जो दलित हैं, शूद्र हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, वो जो गुलामी ब्राह्मणवाद की और सामंतवाद की झेल रहे हैं, क्या स्वराज उनका जन्मसिद्ध अधिकार नहीं था? बाबा साहेब ने कहा कि जब देश और मेरे निजी हितों के बीच कोई विरोध आएगा तो मैं देश को चुनूंगा, लेकिन जब देश और दलितों के बीच किसी विरोध, अंतर विरोध की बात आएगी तो मैं दलितों के हितों को चुनूंगा। आप लोगों को आजकल ज्यादा इस घटना का प्रचार भी हो चुका है। भीमापुर गांव की घटना की तरफ मैं ले जाना चाहूंगा, जो समझौता मुझे जो याद आ रहा है, 1 जनवरी 1918 में बाबा साहेब अम्बेडकर महाराष्ट्र के भीमापुर गांव नामक जगह पे गए और वहां पे जाकर उन दलित लड़ाकू शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने पेशवा बाजीराव, जिसका भी एक साथी जिक्र कर रहे थे, जिसके कार्यकाल में ब्राह्मण राजा था, कामत महाराष्ट्र, पुणे वगैरह के क्षेत्र का, जिसके समय में दलितों को पीछे झाड़ू और आगे हाड़ी लटका के चलना पड़ता था। जब अंग्रेजों ने उसकी रियासत को छीनने के लिए और अंग्रेजी राज के अंदर मिलाने के लिए उसके खिलाफ युद्ध छेड़ा, तो 500 महार जो महाराष्ट्र के दलित हैं, यहाँ के चमारों की तरह 500 महार सैनिकों को अपनी सेना में भर्ती किया
और ये 500 महार सैनिक कहा जाता है कि हजारों की संख्या में पेशवाओं की, ब्राह्मणों की सेना से लड़े और उनको परास्त किया, जिसमें से कई शहीद हुए। वहाँ पे एक शिलापट्ट बना हुआ है जहाँ पे उनका नाम लिखा हुआ है। ये काफी विवादित है। बहुत लोग मानते हैं कि अंग्रेजों की तरफ से लड़े महार, उन्होंने गद्दारी की देश के साथ, क्योंकि अंग्रेज भारत को गुलाम बनाने के लिए आए थे। लेकिन इस घटना को समझना बहुत जरूरी है। आप समझिए कि हजारों सालों से जिन दलितों को आपने इज्जत के साथ जीने का, साथ खाने का, उठने बैठने का, यहाँ तक कि तालाबों से, कुओं से पानी पीने का भी अधिकार नहीं दिया, उनके लिए पहला दुश्मन कौन है? आप कल्पना कीजिए कि आप अपने गांव में बहुत ज्यादा जुल्म और शोषण सह रहे हो, स्त्रियों का बाहर स्वतंत्र घूमना, बाहर निकलना, श्रम करना मुश्किल हो, छेड़खानियां होती हो, अछूत बना के रखा गया हो, घुटने के बल बैठना पड़ता हो, खटिया और कुर्सी पे सामने बैठ नहीं पड़ते हैं, तो कोई भी विदेशी आक्रमणकारी आए और वहाँ के जो स्थानीय शोषण सामंती लोग हैं उन पे अटैक करे और आपके सामने शर्त रखे कि हम आपको बहुत सी सुविधाएं देंगे, आपको ये बहुत साल से शोषण कर रहे हैं, गुलाम बनाए हुए हैं, आप हमारे साथ लड़िए, तो लड़ेगा। सबसे पहले वो किससे लड़ेगा? जिनसे वो हजारों सालों से शोषित। अंग्रेज उनकी संपत्ति छीन रहे थे, जिनके पास संपत्ति थी, दलितों के पास वो ऑलरेडी पहले से यहाँ पे कुछ नहीं था। तो इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर का जो स्टैंड था, यानी जो पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी प्रमुख लड़ाई जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ था, दलितों की इज्जत और अस्मिता के लिए था, उसको समझना जरूरी है। लेकिन हम आए तो यहाँ पे गीत चल रहा था संविधान से जुड़ा हुआ, और हम लोग देश में जहाँ भी जाते हैं बाबा साहब को एक संविधान निर्माता के तौर पे पेश किया जाता है। अभी एक साथी जो अच्छी बात ही कर रहे थे कि दरअसल ये जो संविधान सभा है, इसमें ढेर सारे राजे रजवाड़े और पीढ़ीपतियों के प्रतिनिधि थे, जिसमें बाबा साहेब अम्बेडकर का इस्तेमाल किया गया। और ये कहना कि ये संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान है, ये गलत। अब मैं इसके बारे में आपको कुछ तथ्य देना चाहूंगा प्रमाण के तौर पे, क्योंकि ये इनकी बात नहीं, ये मेरी बात नहीं। 22 दिसंबर 1952 को पूना में लोकतंत्र संविधान पे भाषण देते हुए बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि हमारा जो संविधान है वो केवल कानूनी प्रावधानों और सिद्धांतों का एक ढांचा है। संसद में, राज्यसभा में 1953 में उन्होंने कहा कि मुझे एक भाड़े के लेखक के तौर पर इस्तेमाल किया गया। मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो संविधान को जलाएगा, ये संविधान किसी काम का नहीं। 1955 में 2 साल बाद इस बात को दोहराया गया और राज्यसभा में उनसे पूछा गया कि डॉक्टर अम्बेडकर, आप तो पिछले 2 साल पहले इसी सदन में ये बोले कि मैं संविधान को जलाने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा, इसके आप क्या कहना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा कि हमने ईश्वर के निवास करने के लिए एक मंदिर बनाया था, लेकिन शैतानों ने उस पर कब्जा कर लिया। 1952 में उन्होंने बीबीसी लंदन को इंटरव्यू दिया, आजकल यूट्यूब सबके मोबाइल में अवेलेबल है, आप जाके सुन सकते हैं। और उन्होंने कहा कि मुझे इस संविधान और संसदीय प्रणाली में बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं। पूछा गया इसका विकल्प क्या हो सकता है? उन्होंने कहा कुछ भी हो सकता है, अमेरिका की चुनावी संसदीय प्रणाली हो सकती है, कम्युनिस्ट व्यवस्था हो सकता है। मैं कहना यह चाहता हूं कि ये शासक वर्ग ने, शोषक शासक वर्ग ने साजिश के तहत इस देश के शोषित पीड़ित आवाम के अंदर के गुस्से को शांत करने के लिए बहुत भयानक प्रचार किया गया कि बाबा साहब ने चूंकि संविधान का निर्माण किया है, इसलिए आपको आंख मूंद के जो भी कुछ हो उसको मानते रहना है और संविधान का गीत गाते रहना है। साथियों, बाबा साहेब अम्बेडकर के इतिहास पे थोड़ा यदि हम बात करें तो सबसे पहले उन्होंने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी, स्वतंत्र मजदूर संगठन, एक मजदूर संगठन बनाया था और जिसका झंडा भी लाल था। लेकिन उस समय की जो परिस्थितियां थी आपको बताना जरूरी है कि चूंकि दलित उस समय बहुत कम थे, आज भी 17-18% आबादी है शेड्यूल कास्ट की, उस समय भी इतनी थी। उधर दक्षिण में पेरियार जो पिछड़ों के बड़े नेता थे,
बाबा साहेब अम्बेडकर के मालूम था कि 17-18% की आबादी का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ और ये अल्पसंख्यक है, ये बहुसंख्यक नहीं है, और ये अकेले दम पे अपनी लड़ाई नहीं जीत सकती है ये जनता, दलित जनता। तो पेरियार के पास गए मोर्चा बनाने के लिए कि यदि दलित और पिछड़े एक साथ आ जाएं तो हम अंग्रेजों के ऊपर भी और भारत के और शासक वर्ग जो है उनके ऊपर भी दबाव बना सकते हैं और बहुत से मूलभूत अधिकार जो दलितों पिछड़ों की जरूरी है वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पेरियार के यहाँ भी उनको निराशा हाथ लगी और वो समझौता नहीं हो पाया। इधर गाजीपुर के स्वामी सहजानंद सरस्वती जो किसानों के नेता थे, मध्यम किसानों के नेता थे, उनके पास भी गए, लेकिन वहां से भी उनको निराशा हाथ लगी। वो कम्युनिस्टों के पास भी गए, सीपीआई के उसमें बड़े लीडर हुआ करते थे डांगे के पास भी गए और उनके सामने प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने वहां पे एक चीज देखी, जो वहां पे सूती कपड़ा का उद्योग होता था महाराष्ट्र पुणे में, गिरनी कामगार यूनियन, वहां पे उन्होंने देखा कि वो उस समय जब कपड़ा बुनाई होती थी तो जो रेशम होता था, जो सूत होता था, वो जब टूट जाता था तो उसको थूक लगा के मिलाना पड़ता था, मतलब जोड़ना पड़ता, और वो थूक यदि कोई दलित लगा दे, शेड्यूल का अनुसूचित जाति के व्यक्ति लगा दे तो वो थूक, वो चूंकि अछूत है तो उसका लोग उपयोग नहीं करेंगे, इसलिए दलित मजदूरों को इस काम से बाहर रखा जाता है। अम्बेडकर ने प्रस्ताव रखा कि सबसे पहले आप इसको बंद कराइए, क्योंकि ये बहुत गलत है, ये छुआछूत की भावना है, दलितों के खिलाफ है। तो डांगे ने तर्क दिया कि क्योंकि यदि हम इस मुद्दे को बनाएंगे तो हमारी मजदूरों की एकता टूट जाएगी, गैर दलित जो पिछड़े सवर्ण मजदूर हैं वो इसमें साथ नहीं देंगे। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने उनसे कहा कि एकता है कहाँ की टूट जाएगी, एकता होती तो फिर वहां पे उन्होंने देखा कि दलितों के लिए अलग बाहर फैक्ट्री से निकलने का अलग रास्ता है, खाने का अलग इंतजाम है, वो अपना थूक लगा के उस धागे को जोड़ नहीं सकते, तो एकता है कहाँ से टूट जाएगी, वो तो पहले से टूटी हुई। और वहां पे भी उनको निराशा हाथ लगी, तब जाके उनको मजबूर होकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का गठन करना पड़ा और फिर कानूनी तौर तरीकों से अंग्रेजों से वार्ता करके उनके साथ डील करके दलितों को क्या दिला सकते हैं, जो कुछ दिला सकते थे उसका उन्होंने प्रयास किया। और वो संविधान सभा में भी इसी में ऐसे गए कि उनके सामने कोई ऐसा विकल्प नहीं था कि भारत में कोई बहुत बड़ा इनकलाब होने जा रहा था, इसमें पूरे देश के गरीब आवाम और लोग उठ जाते और एक समाजवादी देश बनने वाला था, ऐसी स्थिति नहीं थी उस समय। उनके सामने और कोई रास्ता नहीं था, उनको पता था कि यदि संविधान सभा में जाके हम दलितों के लिए आरक्षण सहित कुछ और इंतजाम करा लेते हैं तो यही हमारी एक उपलब्धि होगी, और वो संविधान सभा में गए। लेकिन 4-5 सालों में उनको जो एहसास हुआ उससे उनका पूरा दिल टूट गया, जिसके बाद उनको बार बार ये कहना पड़ा कि मुझे भाड़े के लेखक के तौर पे इस्तेमाल किया गया। जैसा कि बात हो रही थी कि जो वो संविधान चाहते थे, उनकी किताब है राज्य और अल्पसंख्यक, जो संविधान वो चाहते थे वो संविधान उस किताब में लिखा हुआ है, जिसमें जमीन के, खेती किसानी के और उद्योग धंधों के राष्ट्रीयकरण की बात कर रहे थे। यानी वो किसी निजी संपत्ति न हो, किसी पूंजीपति, किसी जमींदार, किसी ऊंची जाति के व्यक्ति का, वो सबकी सामूहिक संपत्ति हो, राष्ट्रीय संपत्ति। लेकिन वो सारी चीजें नहीं मानी गई, हालांकि वो संविधान सभा में बने रहे और बाद में जाकर उन्होंने इस्तीफा दिया। तो साथियों मैं अब आके आता हूं कि अभी 26 नवंबर, उनका एक कोटेशन जो साथी जिक्र कर रहे थे कि 26 नवंबर 1949 को जब वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के बतौर जब संविधान बन के तैयार हो गया तो उन्होंने जब उसको पेश किया तो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि आज से हम लोग विरोधाभासों की एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं, संविधान बन के तैयार है, फाइनल है, जहाँ पे हर व्यक्ति का एक वोट होगा, यानी वो चमार हो, ब्राह्मण हो, अमीर हो, गरीब हो, सबका एक वोट होगा, सबका वोट बराबर है, नहीं यानी राजनीतिक रूप से सब बराबर है। लेकिन सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में यानी खेत खलिहानों में, कई कारखानों में भीषण गैर बराबरी मौजूद है। किसी के पास एक बिस्वा घूर फेंकने के लिए भी जमीन नहीं है और किसी के पास सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन। और यदि इस सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी को हम खत्म नहीं कर पाते हैं तो ये संविधान निरर्थक साबित होगा, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आज हम देखें तो ऐसा ही हुआ।
इसी 26 नवंबर को बहुत धूम धड़ाके से और खासकर सबसे ज्यादा संविधान का जश्न कोई मनाता है तो दलित ही मनाते हैं, क्योंकि ये प्रचार किया गया कि बाबा साहब संविधान के निर्माता हैं। लेकिन इसी 26 नवंबर को जब पूरे देश में खासतौर पे दलित लोग इस बात का जश्न मना रहे थे, दलित बुद्धिजीवी और जनता भी, तभी 25 नवंबर को जहां जिस इलाहाबाद से मैं आता हूं उसी इलाहाबाद में एक गोहरी गांव है। ये 25 नवंबर संविधान दिवस के एक दिन पहले इसी 24-25 नवंबर की घटना है, जिसमें एक ही परिवार के चार व्यक्तियों की जो पार्टी जाति से थे, जो शेड्यूल कास्ट होती है, दलित होते हैं, उनको पूरा बर्बर तरीके से कत्ल किया गया। रात में उनके घर में घुसकर चार पति पत्नी, उसके विकलांग और विकलांग 10 साल के बच्चे को काटा गया, पुरुष को काटा गया, महिला को काटा गया, और उसकी एक 17 वर्षीय बच्ची के साथ जो अभी बालिग होने वाली थी, उसके साथ न केवल उसको काटा गया बल्कि उसकी हत्या करने से पहले उसके साथ सामूहिक बलात्कार किए गए। ये घटना किन लोगों ने किया मैं बताता हूँ। वहाँ पे ठाकुर जाति के छोटे सामंत हैं, एक उतने बड़े जमींदार नहीं है लेकिन एक अच्छे खासे किसान हैं, काफी जमीनें उनके पास, ईंट के भट्टे हैं। उनसे पिछले 3-4 सालों से विवाद चल रहा था। ये जो परिवार है इसके पास मात्र 12 बीघा जमीन था और उनके पशु जो है अक्सर इनकी जमीन में खेत चरा दिया करते थे। और उस गांव में केवल 2 ही पाती परिवार है, बाकी ठाकुर है, ब्राह्मण है, कोयरी है, अहिर है और जातियां हैं। तो इन लोगों ने, इनकी पत्नी ने जाकर शिकायत किया कि आपके पशु जो है हम लोगों के फसल चर जाते। उनको ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि एक जो है एक पासी की इतनी हैसियत है कि हमारे घर पे आकर हमसे शिकायत करे, और वहीं पे गाली गलौज किया गया, मारा पीटा गया। फिर वो जाके थाने में FIR दर्ज कराने का प्रयास किया, शुरू में नहीं हुआ, फिर दबाव के बाद FIR दर्ज हुआ। SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज हुआ। SC/ST एक्ट का क्या है? SC/ST एक्ट में प्रावधान है कि यदि किसी दलित के साथ कोई भी गैर दलित कुछ उत्पीड़न करता है, गाली देता है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो सबसे पहले उसकी गिरफ्तारी होगी। जांच पड़ताल बाद में होगा कि वो झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है, पहले गिरफ्तारी होगी। लेकिन SC/ST एक्ट होने के बावजूद 2019 से लेकर 21 2 सालों में कोई गिरफ्तारी नहीं। चिढ़ने की एक वजह और थी कि ये लोग मजदूर थे, 12 बीघा जमीन थी, उनके खेतों में या उनके आश्रित नहीं थे, उनके यहाँ गोबर फेंकने नहीं जाते थे। उनको बर्दाश्त नहीं होता था कि ये कैसे सर उठा के हमारी गुलामी, हमारे सामने सर क्यों नहीं झुकाते। और बीच में लगातार ये चीजें चलती रही। 3-4 बार ये लोग आकर कपड़े फाड़े, घर में मारपीट किए, और उसमें इनके परिवार की एक बहू है बबली सिंह, उसका भी बहुत रोल था। हालांकि वो महिला है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कैसे सामंती मानसिकता काम करती है। उसने कहा कि भले मुझे 2 बीघा बेचना पड़े, लेकिन तुम लोगों को हम तहस नहस कर देंगे। और 20 दिन पहले, 1 महीने, ये 25 तारीख को भी 10 दिन हुआ, रात में इन लोग आए और पूरा बर्बर तरीके से मारे, बलात्कार किया। क्योंकि गांव के बाहर उनका एक झुग्गी झोपड़ी है, घर भी नहीं है उस तरीके का, एक घर मड़ई का गांव में, गांव के थोड़ा सा बाहर सड़क पे थोड़ी जमीन थी, उसका भी लालच था क्योंकि बगल में एक ईंट का भट्टा था। तो किसी को पता भी नहीं चला, 2 दिन बाद पता चला कि इस तरह की घटना घटी। मैं ये कहना चाहता हूं कि संविधान का जश्न हम क्यों मनाते हैं? भारत का संविधान देश के किस हिस्से में लागू हो रहा है? गोहरी में लागू हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में, झारखंड में लागू हो रहा है, उड़ीसा में लागू हो रहा है, मुंबई की उन करोड़ों लाखों करोड़ों लोग जहां मलिन बस्तियों में रहते हैं वहां लागू हो रहा है। भारत का संविधान कहाँ लागू हो रहा है? कैसा संविधान? जो लोग संविधान का जश्न नहीं मनाते वो लोग अयासी कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, और जो दिन रात संविधान का जश्न मना रहे हैं उसकी स्थिति क्या है? ये जो बाबा साहब की मूर्ति देखते हैं कि वो हाथ में संविधान की किताब है, उंगली ऐसे तली हुई, ये सत्य है कि सारी मूर्तियां 1967 में नक्सलवाड़ी के आंदोलन के बाद लगाई गई। नक्सलवाड़ी का जो भूमिहीन किसानों, गरीब मजदूरों का विद्रोह था सामंतों के खिलाफ, उसके बाद ये सारी मूर्तियां लगाई गई हैं। अम्बेडकर का जो हाथ में संविधान और उंगली तनी हुई, यानी कि तुम्हारा रास्ता नक्सलवाड़ी और संघर्ष, जन संघर्ष का रास्ता नहीं है, तुम्हारा रास्ता संविधान का रास्ता है। हर 5 साल पे केवल ठप्पा लगाते रहते। तो आपको पता है कि एकलव्य का अधिकार छीनने के लिए क्या किया गया? उसका अंगूठा काटा गया। लेकिन आज अधिकार छीनने के लिए अंगूठा काफी नहीं है, बस आप अंगूठा दबा दीजिए मशीन पे, 5 साल आपका अधिकार चला जाएगा। अंगूठा काटने की जरूरत नहीं।
हम हर 5 साल पे ये तय करते हैं कि चलो कांग्रेस ने बहुत शोषण कर लिया, भाजपा को शोषण करने का मौका दिया जाए। सपा ने बहुत शोषण कर लिया, बसपा को शोषण करने का मौका दिया जाए। बस हम अपने शोषकों लुटेरों का चुनाव करते, क्योंकि हम जो देखते हैं कि जो जो दलितों का आंदोलन है, तमाम जातियों का, बाबा साहब अम्बेडकर ने किताब लिखी एनिहिलेशन आपका, जातियों का विनाश, यानी उस किताब में वो लिखते हैं कि आप कहीं भी चले जाइए लेकिन जाति रूपी राक्षस आपका रास्ता रोक कर खड़ा रहेगा, आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। वो लिखते हैं उसी किताब में कि जाति व्यवस्था बहुमंजिली इमारत की तरह, कई तल्ले की माले की इमारत की तरह, एक ऐसी इमारत जिसमें सीढ़ी नहीं है, यानी आप जिस तल्ले पे पैदा होंगे उसी में आपको मरना है। अब आप ब्राह्मण से क्षत्रिय और वैसे इधर उधर नहीं कर सकते। तो लेकिन जो भारत की राजनीति है, जो दलितों की सामाजिक न्याय की राजनीति है, उस राजनीति में जाति को खत्म करने का एजेंडा गायब है। यहाँ अपनी अपनी जातियों को लोग मजबूत कर रहे हैं। पार्टी महासभा, राजभर महासभा, मतलब जातियों का सम्मेलन हो रहा है। जातियों को तोड़ने का कोई सम्मेलन नहीं हो रहा है, जातियों को खत्म करने का कोई सम्मेलन नहीं हो रहा। आप ब्राह्मण को दिन रात गाली दीजिए, अच्छी बातें देना भी चाहिए, लेकिन आप आपस में कितना खान पान करते हैं? आप आपस में कौन सा अंतरजातीय विवाह करते हैं? दूसरों को आप कैसे गाली देंगे? क्या आपके पास तो नैतिक बल है? आप भी तो आपस में ऊंच नीच करते हैं। आप कौन से संगठित? बाबा साहब अम्बेडकर का चालीसा पढ़ने से थोड़ी होगा। उनका जो मुख्य लड़ाई था कि जातियों के खात्मे के बगैर भारत में जनतंत्र नहीं आ सकता, लोकतंत्र असंभव है जब तक जातियां रहेंगी। लेकिन आज कोई कौन जाति तोड़ने की बात करता है? हमारी जो दलित राजनीति है, 85-15 का नारा बांधते लोग कहते थे, 85% को गोलबंद करके आ रहे थे, तो भाजपा वाले रखे हुए 85% खुद ही वोट करें, कैसे कर रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर भले ही आप जाति के पीड़ित हैं, लेकिन आप भी जातिवादी हैं। आप भी अपना जाति का देख के वोट देते हैं। आप ये नहीं समझते कि जातियों के अंदर भी वर्ग है। 100 साल पहले भले न रहे हों, आज है। आज मायावती और रामविलास पासवान का जो हित है वो आप और आपका जो हित है वो अलग अलग है। वो अरबों रुपए के मालिक हैं, वो उनके साथ उठते बैठते हैं, उनका जीवन अलग है। वो आते हैं, बोलते हैं कि बहुत शोषण हुआ है, हम तुम्हारी बिरादरी के हैं, कुछ भावनात्मक बातें करते हैं, वोट लेते हैं, और फिर जाके वहां पे लाल विधायक सांसद बन के बंगला गाड़ी मिल जाती है। फिर वो अपने, आप भले किसी जाति के हो, लेकिन आप एक इंसान भी हैं जिसमें उसका अपना निजी स्वार्थ भी है। उसको यदि दौलत मिलता है, लालच मिलता है, पद मिलता है, तो वो जाति का वोट इस्तेमाल करके वोट लेता है, फिर उधर बिक जाता है। कहने का मतलब कि जातियों के अंदर भी वर्ग है जिसको आपको समझना होगा। चमार का मतलब केवल चमार नहीं, चमार के अंदर भी अमीर गरीब है। भले 5% अमीर हो और 95% गरीब है, लेकिन एक परत ऐसा आ गया है जो कि अपने फायदे के लिए आपका इस्तेमाल कर रहा है। और जाति कभी भी आपके आंदोलन को मजबूत नहीं करेगी, वो तोड़ेगी, कमजोर करेगी। अम्बेडकर ने इस बात को कहा है कि जाति हमेशा कम तोड़ती जाती है। एक हमेशा हर जाति अपने से एक नीचे की जाति को ढूंढ लेती है। आपके आंदोलन को मजबूत कौन चीज करेगी? वो वर्ग करेगा, क्योंकि गरीब हर जाति में है, चाहे अहीर हो चाहे चमार हो, और दो चार आपको ब्राह्मणों में भी मिल जाएंगे। तो ये जो है, एक कहानी बताऊं, इसी कोरोना काल में एक ब्राह्मण और एक चमार, 2 मजदूर जो है, दोनों मजदूर थे, गरीब थे, मुंबई में काम करते थे, और कोरोना में लॉकडाउन हो गया, नौकरी चली गई। उनको साइकिल से कई 100 किलोमीटर चल के आए, एक साथ खाते थे, एक साथ उठते थे, बैठते थे, दोस्ती थी, क्योंकि दोनों मजदूर हैं। एक साथ उनको भी जरूरत है कि हमारी मजदूरी बढ़े, एक साथ वहाँ पे धरना भी कर रहे हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं। लेकिन जो ही गांव के चड्डी बाबा के पास पहुंचे, एक की साइकिल जो है उधर चली गई, एक की साइकिल इधर चली गई। अब वो गांव में एक साथ एक नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। लेकिन ये जो सारी जातियों में जो मेहनत करते हैं, इनको गोलबंद करके, जैसा कि बाबा साहब ने कहा कि दलितों के 2 दुश्मन है, ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद, एक दुश्मन सिर्फ नहीं। तो जब सारी जातियों के मेहनत करने वाले लोग एकजुट होकर इस ब्राह्मणवाद से भी और इस पूंजीवाद से भी लड़ेंगे, तभी मुकम्मल लड़ाई जो है वो पूरा हो सकती है। दूसरी बात की, ये जो गोहरी की मैंने जिक्र किया, 70 साल हो गए कथित आजादी के भारत की, लेकिन ये कोई भारत पहला अटैक अभी आजमगढ़ में हुआ है। एक हफ्ते पहले आजमगढ़ में साथी बताएंगे, जाति के
इस तरह से अब महाराष्ट्र के खैरलांजी में, बिहार में तो दर्जनों जनसंघात 50-50, 100 दलितों का गला काट के फेंक दिया गया। और आपको बताएं कि एक भी मामले में, सारे के सारे मामले में, लक्ष्मणपुर बाटे, बथानी टोला, सारे मामले में हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। कहा कि सबूत का अभाव है, सारे लोगों को छोड़ दिया गया। जिन लोगों ने 50-50 दलितों बच्चों को गर्भ से, गर्भवती महिला के गर्भ से तलवार से भून निकालकर तलवार पे लड़ाए, वो सारे लोग बरी कर दिए गए। किस संविधान की बात करते हैं? संविधान से कुछ नहीं होता है। मांग में संविधान बहुत अच्छा है, लेकिन इसको लागू करने वाली शक्तियां कौन है? आपके रोजमर्रा का पोषक कौन है? वोट देने से सूदखोर थोड़ी बदल जाता है, वोट देने से जमींदार थोड़ी बदल जाता है, वोट देने से शिक्षा माफिया और भट्टा माफिया और तमाम तरह के माफिया थोड़ी बदल जाते हैं। वोट देने से सेना और पुलिस का चुनाव थोड़ी होता है, वोट देने से न्यायपालिका थोड़ी चुनी जाती है। वोट देने से बहुत कुछ नहीं होता है। और आपकी समस्या केवल आपके देश की समस्या नहीं है। यहाँ अमेरिका की, इंग्लैंड की, यूरोप की तमाम देशों की अरबों रुपए की पूंजी लगी हुई है। जो आपका, जो लोहा आपका है, जो टीना आपका भी है, जिससे अरबों रुपए वो कमा रहे हैं, उनकी भी पूंजी लगी हुई है। ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि इस देश में कोई ऐसी व्यवस्था है जो उनके लूट को खत्म कर दे। यदि आप संसद में 2/3 बहुमत से भी पहुंच जाए, आपका सत्ता पलट दिया जाएगा। अमेरिका ने तमाम ऐसे देश हैं, चिली एक देश था जहां लोकतांत्रिक तरीके से इसी व्यवस्था में एक अच्छी सरकार, समाजवादी सरकार चुनी गई, उसका सत्ता पलट दिया गया। आपको क्या लगता है यहाँ के जो सामंत हैं, पूंजीपति हैं, ब्राह्मणवादी लोग हैं, उनका विदेशी लुटेरों के साथ गठबंधन है, वो उनके लिए काम करते हैं। इतनी आसान लड़ाई नहीं। आप इस न्याय व्यवस्था पे यकीन करेंगे, आप धोखा ही धोखा खाएंगे, हमेशा से खाते रहे। आजादी के 70 साल बाद एक जूता पहन लिए तो उसका जश्न मनाने का क्या मतलब है? कितने लोग जूता पहन लिए? 6 करोड़ लोग भीख मांगते हैं, 6 करोड़ लोग इस बीच में भीख मांगते हैं, करोड़ों बच्चे बाल मजदूरी करते हैं। लोग कहते हैं अपने पैरों पर खड़ा होना, वो तो पैदा होने के 8-10 साल के होते अपने पैर पे खड़े हो जाते हैं। पॉलिथीन कूड़ा बीनते हुए फिर शहरों में काम करना शुरू कर देते हैं। गांव में जमीन नहीं है, यहाँ से भाग के लोग शहरों में आते हैं। जैसे इलाहाबाद में हम आते हैं, 250 झुग्गी झोपड़ियों वाली बस्तियां हैं, 250, लाखों मजदूर रहते हैं, सबके सब दलित हैं, मुस्लिम हैं। जानवर भी ऐसी स्थिति में नहीं रहता होगा गांव में, फिर भी आप ठीक ढंग से रहते हैं। कोई संगठन नहीं। मैं अपनी बात लंबा नहीं खींचूंगा, बस 1-2 मिनट और अंतिम बात तक ये ले जाऊंगा कि रास्ता क्या है। इतिहास हमें बताता है कि जिस वर्ग का, वर्ग मतलब अमीर गरीब ब्राह्मण दलित, जिस वर्ग शोषक शोषित, जिस वर्ग का जो उत्पादन के साधन है, यानी जिससे हम खाते जीते हैं, खेत खलिहान कल कारखाने, उस पर कब्जा है, उस पर अधिकार है। सरकार किसी की भी बन जाए, शासन उसी का चलता है। चाहे मायावती की बन जाए तभी जेपी सीमेंट और अंबानी का शासन चलता रहेगा, चाहे अखिलेश का बन जाए, चाहे आप बैठा दिए जाए। क्यों चलता रहेगा? क्योंकि संपत्ति के सारे साधनों पर उनका कब्जा है। तो यदि आपको बराबरी चाहिए तो सबसे पहले आपको इन संपत्ति के साधनों पे बराबरी लाना पड़ेगा। खेत खलिहान कल कारखानों को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। उसके बगैर कोई बराबरी, कोई न्याय नहीं आ सकती। आपके पास कागज में पैसा नहीं है, संविधान में लिखा है कि आप घूमने के लिए आजाद है, कहाँ कहाँ घूम लेंगे? कितने लोग हैं जो हाई कोर्ट में जाके 50-50 हजार रुपया फीस देकर अपना मुकदमा लड़ लेंगे और मौलिक अधिकारों का रक्षा कर लेंगे? ये तो हवाई बातें जमीन पर रहती है, सोचने की जरूरत। तो ये जो खेत खलिहान कल कारखानों की जब तक आपका कब्जा नहीं होगा, आपकी बराबरी नहीं आएगी, तब तक देश में कभी बराबरी नहीं आ सकती, कभी कोई न्याय नहीं आ सकता। और ये कैसे आएगी? ये बिना लड़े नहीं आ सकती, क्योंकि 50, 60 लाख 70 लाख के जो सशस्त्र बल है, पुलिस से लेकर सीआरपीएफ तक, आपने कभी सुना है कि 70 साल के आजाद भारत में उन्होंने किसी जमींदार को मार दिया हो? पुलिस वालों ने कभी लाठी चार्ज कर दिया हो किसी पूंजीपति पे? क्यों नहीं कर दिया? लोकतंत्र है, लूटते तो वो हैं, कभी नहीं करेंगे। तो ये बदलाव तभी आ सकता है जो आप लड़ाकू बनेंगे, आप संगठित होंगे, आप क्रांतिकारी बनेंगे, गांव-गांव अपनी क्रांतिकारी कमेटियां बनाएंगे, ब्लॉक स्तर पे कमेटियां बनाएंगे, उनसे अपनी रक्षा के लिए ग्राम रक्षा दल का गठन करेंगे। ऐसे नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये संसदीय चुनावी प्रणाली से कोई बदलाव नहीं हो सकता। ये ठगी है, एक नकाब है, लोकतंत्र का मुखौटा है, अंदर केवल बर्बरता है, केवल शोषण है, केवल जुल्म है।
यदि आपको बदलाव करना है तो एक सरकार चलाने का काम आपको अपने हाथ में लेना होगा। ये परवाह किए बगैर कि संविधान क्या कहता है, इसके बगैर जो है मुकम्मल बदलाव संभव नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर का एक लेख है जिससे मैं अपनी बात खत्म करूंगा। उस लेख का हेडिंग है, शीर्षक है अहिंसा की अति। अहिंसा की अति, एक्सेस ऑफ नॉन वायलेंस। वो सबको पढ़ना चाहिए, बुद्धिजीवी तबके में भी लोग नहीं पढ़ेंगे, बहुत से लोगों इतना बहुत से लोग पढ़े भी होंगे। उसमें वो लिखते हैं कि अहिंसा की अति बहुत खतरनाक है। बुद्ध को मानने का मतलब ये नहीं है कि लात खाते रहो, जुल्म सहते रहो, ये थोड़े बुद्ध को मानने का मतलब है। अम्बेडकर ने इसका विरोध किया है, बोलना अपने हक अधिकार के लिए हम हिंसा करेंगे, हिंसा करेंगे, हम नहीं तय करते हैं। हम शांतिपूर्वक बैठे हुआ के लाठी मार रहे हैं, गोली चलाने लगे। एक महिला रात में जा रही है और 4 लोग घेर ले तो गुलाब का फूल देके अपनी रक्षा तो नहीं करेगी ना। पत्थर होगा तो पत्थर मारेगी कि नहीं मारेगी? अब बताइए, क्यों कह देगी कि नहीं गुलाब ले लीजिए? नहीं, वो बलात्कार के लिए आएंगे तो कैसे भी अपनी रक्षा करेगी। तो जब आपका खेत खलिहान उजाड़ा जाएगा, आदिवासियों की उनकी जमीनें छीनी जाएंगी, आपको इज्जत नहीं दी जाएगी। आप सफाई कर्मी 90% सफाई कर्मी केवल दलित है, क्यों कोई ब्राह्मण नहीं है? तो वो अपने हक के लिए कैसे भी लड़ेगा। जिसका पेट भरा हुआ है वो कह सकता है कि आज मैं भूख हड़ताल करूंगा। जो 1 महीने से भूखा है वो क्या कहेगा, वो कैसे भूख हड़ताल, वो तो पहले तो भूखा है, वो भूख हड़ताल क्या करेगा। तो परिस्थितियां तय करेंगी कि हम कैसे लड़ेंगे, और हम नहीं, ये शासक वर्ग तय करता है। यदि वो धरना प्रदर्शन से हमारी बात माने तो उनसे बात होगी, यदि वो बंदूक लगाएगा तो आप क्या करेंगे, कितना जुल्म सहेंगे। तो हिंसा की बात नहीं, संगठित होना है, संघर्ष करना है, बाकी जो स्थिति आएगी उसको देखी जाएगी। यही बाबा साहब का भी कथन था कि ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद से मिलकर लड़ना है, और जैसे भी संभव हो अपनी आजादी लड़नी है। ये संविधान और लोकतंत्र, इस नकली लोकतंत्र से ये चीजें संभव नहीं है। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।